न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की उन तमाम अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर, जिसे देखते हुए सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित कर दी है, यानी 18 तारीख को तय कर लिया गया है, जिसके लिए नामांकन 17 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भरे जाएंगे। अब ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रही जोर आजमाइश के बीच बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने इस पद पर पिछड़े या फिर किसी दलित समाज के नेता को बिठाने की मांग कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मांग पर कितना ध्यान दिया जाएगा। आइए आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये उपाध्यक्ष चुनाव 18 अक्टूबर को होगा। 18 तारीख इसके लिए तय कर ली गई है। अपना दल ने दलित ओबीसी कार्ड चला है, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि किसी दलित समाज के नेता को बिठाया जाए। नरेश अग्रवाल के बेटे की चर्चा तेज है, उनका नाम यहां पर सामने आ रहा है और सपा के बाकी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या मिल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। तो यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो जोर आजमाइश है सत्ता में बैठे लोगों में या फिर विपक्ष में, उनमें ये चर्चा जोरों से है और किसी दलित समाज के नेता को बिठाने की मांग की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विष्णु जी, क्या लगता है, पहले तो पूरी जानकारी चाहेंगे, इस पूरे नामांकन को लेकर कब भरा जाएगा, क्या समय तय किया गया है, किस तारीख को ये होगा? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 18 को सत्र आहूत किया गया है। 18 को ही ये नामांकन भी होगा, 18 को ही ये सब तय होना है उपाध्यक्ष का जी। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाने की योजना है, जो अभी तक जानकारी सामने है। बाकी और दल विपक्ष जो है इसमें बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं दिख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की चर्चा ये चल रही है कि वो अपना एक व्यक्ति सीतापुर से है, उनका नाम रख सकती है। यहाँ दलित समाज के प्रतिनिधित्व की बात तो अभी ये बहुत ऊपरी तौर पर है। हाँ। वो बहुत स्पष्ट नहीं है। वैसे माना यही जा रहा है कि नितिन अग्रवाल का उपाध्यक्ष बनना तय है जी। तो बीजेपी पर यानी अपना दल प्रेशर बढ़ाता नजर आ रहा है, या फिर समझने की अगर आपसे कोशिश करें कि अपना दल ने इस पद पर पिछड़े या फिर किसी दलित समाज के नेता को जो बैठाने की मांग की है उसे किस तरह से देखें? क्या दलित कार्ड चलाकर वो अपना हित साधने की कोशिश यहाँ पर जो कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अपना दल ने अपनी बात रखी है ना। अब इसके ऊपर कितना केंद्रीय नेतृत्व या भाजपा पार्टी कितना इस पर सहमत हो पाती है, ये समय की बात है। अभी तक की जो स्थिति है वो यही है कि शायद अपना दल की बात ना सुनकर वो नितिन अग्रवाल को ही जो है उपाध्यक्ष मनोनीत करे। तो यानी जी जी जी, यानी कि नितिन अग्रवाल का, जैसा आपने अभी तक जो जानकारी दी, उनका नाम इस वक्त चर्चाओं में है, वो सामने आ रहा है। जी हाँ, ठीक है। जी, तो जी, बिल्कुल सही है। हाँ 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 जी, बताएं। जी जी हाँ, आप सही कह रही हैं। यही नाम इस वक्त प्रमुखता के साथ है और जो पार्टी के सूत्रों का भी यही कहना है कि नितिन अग्रवाल का बनना तय है। ठीक है, ठीक है। विष्णु मोहन जी, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, चाहे हम विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर ले या फिर पंजाब की भी हम अगर बात कर ले, तो वहाँ पर भी दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया गया। कहीं ना कहीं कोशिश की गई तस्वीर को बदलने की। क्या इसी तरह से यहाँ पर भी तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो दलित कार्ड सामने पेश किया गया है, या फिर जिस नाम को लेकर चर्चा है अपना दल की अगर हम बात करें? देखिए, ये बात जो है, कई दल इस चीज को लेकर आ चुके हैं कि दलितों को प्रतिनिधित्व दिया जाए इस बार नेतृत्व के मामले में, है ना। लेकिन दलित वोट का जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के लिए अभी से अपने हर विधानसभा क्षेत्रवार वो इसका कर रहे हैं, है ना। वो देख रहे हैं कि कहाँ पे कितने वोट हैं, क्या जातिगत समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, और फिर कहाँ पे दलित वोट की राजनीति होनी है, कहाँ पर
चमार वोट को देखता है। तो उस लिहाज से ये अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी नॉमिनेशन तय होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि दलित कार्ड या फिर दलित समाज के नेता का नाम आगे लाया जा सके, यही कोशिशें की जा रही है। फिलहाल 18 तारीख तय की गई है। तो यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जिसे लेकर ये पूरी डिटेल हमने आपको विस्तार से बताई। 18 अक्टूबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, 18 तारीख तय की गई है। और इसी के साथ अपना दल की अगर बात करें तो उन्होंने दलित ओबीसी कार्ड यहां पर चला है, क्योंकि हमने देखा कि और भी दल इस तरह के दलित किसी नाम को लेकर या दलित किसी नेता को लेकर आगे आते दिखाई दिए। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि देखा जाए कहां पर किस तरह के जातीय समीकरण बने नजर आ रहे हैं, उसी के आधार पर अगला कदम चला जाए। बढ़ते हैं आगे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करवाने के बाद अभिनेत्री नौरा फतेही को गवाह के तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। ईडी द्वारा पूछताछ के सिलसिले में आज नौरा ऑफिस पहुंच चुकी हैं। ईडी इस मामले में उन सभी लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए है जो इस केस से सीधे या फिर दूसरे तरीके से जुड़े हो सकते हैं। नौरा के अलावा जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने समन भेजा है। जैकलीन को 15 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल ईडी ये जानना चाह रही है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर की वजह से विदेशों में भी पैसे का लेन देन हुआ है। उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी के घर पर छापेमारी भी की थी और उनका कहना है कि बॉलीवुड के कई सितारे इस मामले में भागीदार रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुकेश और दूसरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली को लेकर दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है, जहां बीएसएफ को पहले 15 किलोमीटर तक ही तलाशी का अधिकार था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीएसएफ को आंतरिक क्षेत्र में आकर पुलिस की तरह कार्रवाई की इजाजत देना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बादल ने कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि केंद्र ने राज्य सरकार को भरोसे में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया हो। चन्नी और उनके साथी अब सिर्फ इसलिए शोर कर रहे हैं ताकि अपनी मिलीभगत को वो छुपा सके। केरल कैबिनेट ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के नीचे के ऐसे परिवारों के आश्रितों के लिए 3 साल के लिए 5,000 रुपए मासिक वित्तीय मदद का ऐलान किया है, जिनके परिजनों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये मदद वर्तमान में दी जा रही वित्तीय मदद से अलग होगी। आश्रितों को सोशल वेलफेयर एंड फंड या फिर अन्य पेंशन फंड की उपलब्धता उन्हें इसके लिए अपात्र नहीं बनाएगी। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो राज्य में रह रहे हैं, फिर भले ही व्यक्ति की मौत राज्य के अंदर या फिर बाहर या फिर देश के बाहर हुई हो। खबरों में अब बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बन रही सैला सुरंग के आखिरी चरण का दिल्ली से बटन दबाकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह बोले, बीआरओ की उपलब्धियां विश्व में अध्ययन करने का विषय हैं। चाहे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना अटल टनल हो या दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर बिल पास हो या अंतिम पड़ाव पर पहुंचा सेला सुरंग हो। साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि सेला सुरंग का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है। उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने पर त्वांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।